नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश भाजपा में चुनावों से ठीक पहले अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय अभी कुछ ही दिनों पहले तक रूठों को मनाने का काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने अब उन्हें टिकट दे दिया है और टिकट मिलने के बाद अब उनके बेटे और इंदौर 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय उसी श्रेणी में आ गए हैं। अभी एक दिन पहले आकाश विजयवर्गीय गुरुवार को उनके समर्थक बसों में भर भर करके भोपाल आए और भोपाल में पार्टी ऑफिस में भूपेंद्र यादव से मिले। पार्टी लीडरशिप से उन्होंने कहा कि इंदौर 3 से सिर्फ आकाश विजयवर्गीय ही चुनाव जीत सकते हैं, लिहाजा उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान सरकार की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया कह रही हैं कि उनकी अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती। अभी कुछ ही दिनों पहले तक वो कह रही थी कि डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ यशोधरा राजे सिंधिया का ही स्वास्थ्य खराब है, तबीयत खराब है, या आने वाले दिनों में कुछ और मंत्रियों की भी तबीयत खराब हो सकती है? और सवाल ये भी है कि जो आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने बसों में भर भर के भोपाल जो पार्टी ऑफिस में आए और जिस तरीके से उन्होंने उनके लिए टिकट की डिमांड की, क्या वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है? अब कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद एक बात साफ हो गई है कि उनके बेटे को शायद टिकट ना मिले, और यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो जो समर्थक बसों में भर भर के भोपाल आए थे, क्या वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को वोट देंगे? और एक सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में और कितने सांसदों को मैदान में उतारेगी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव लड़ेंगे, और यदि लड़ेंगे क्या उनकी सीट भी बदली जा सकती है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर, सबसे पहले तो शुरू की जाए बात, ये जो यशोधरा राजे जी कह रही हैं कि उनका अब स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, अब वो चाहती हैं कि वो चुनाव ना लड़ें, और हमने ये सवाल प्रदेश अध्यक्ष जो है वीडी शर्मा जी से भी पूछा, तो उनका भी यही कहना था कि वो कोरोना से 4 बार उनको वो इफेक्ट हुई, इस वजह से वो उन्होंने पार्टी से कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये वाकई में स्वास्थ्य खराब है? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले तक जब उनके यहाँ पार्टी से कुछ लोग इधर उधर हो रहे थे तो कह रही थी कि डंके की चोट पे चुनाव लड़ूंगी। देखिए, असल बात यह है कि स्वास्थ्य तो बीजेपी का खराब है, बाद में यशोधरा जी का हुआ है। जो प्रॉब्लम शिवपुरी में हुई है, बीजेपी का एक बड़ा ग्रुप, बड़े जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं। इनका जो है ये राजघराने के लोग जो हैं, और सबसे बड़ा सदमा उन्हें 2019 में लग चुका है जब उसी एरिया से उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार चुके हैं। तो आज स्थिति यह है कि वसुंधरा राजे, ठीक है कोरोना हुआ, कोरोना तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी हुआ था, वीडी शर्मा को भी, बहुतों को कोरोना हुआ, लेकिन कोई मैदान नहीं छोड़ रहा है। और अचानक 8 दिन पहले तक मैदान में थे। अब जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसके चलते जो बयान उनका आया और जो उन्होंने अखबारों में कह दिया, तो वो असल बात तो यह है कि स्वास्थ्य उनका कम, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी इमेज का ज्यादा खराब हुआ है। उन्हें डर है कि वो हार सकती है, इसलिए उन्होंने ये बात की है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग ही जी उनको हरा सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने उनसे कहा हो कि ये एक रिस्पेक्टेबल तरीका है, आप कह दीजिए, जैसे गुजरात में कहा, सभी लोग कह रहे थे कि हम नहीं लड़ना चाहते, अगर और उनसे कहा गया कि आप हेमंत जी, ऐसा नहीं है। अगर पार्टी ये करती तो फिर एक बड़ी जमात है जी, बहुत बड़ी जमात है, और कुछ भी हो जाए जी, कम से कम श्रीमती विजया राजे सिंधिया के परिवार के सदस्यों को इस तरह से उनके इलाके में किनारे करने की हिम्मत अभी बीजेपी नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत कुछ उनका दिया हुआ है। पर चूंकि कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे हैं, कहीं वही स्थिति यशोधरा के साथ ना हो जाए, ये सोचते हुए उन्होंने खुद ही विड्रॉ किया है। यही एक सम्मानजनक तरीका है। लेकिन जहां तक और मंत्रियों की बात है, मेरा अगला सवाल मुझे ऐसा लगता है कि एक उदाहरण बनेगा और उन पर गुजरात फार्मूला लागू होगा। जैसे भूपेंद्र पटेल को जब विजय रूपाणी को हटा के सीएम बनाया गया था, तब पूरी लाइन खत्म कर दी थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। ठीक वही यहां हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मंत्री पुराने हैं और उतने ही घमंडी हैं, अकड़ू भी हैं और बेईमान भी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं
और कांग्रेस के आरोप हैं। तो ऐसे लोगों को अलग करने के लिए मुझे लगता है कि मिसाल के तौर पर यशोधरा जी का नाम अब कोट किया जाएगा कि वो हट रही है तो आप क्यों नहीं हट जाते। अच्छा, और ये होगा। अच्छा, अगर सर ऐसा हुआ जैसे कि गुजरात फॉर्मूला है, तो गुजरात में तो विजय रूपानी जो मुख्यमंत्री थे वो उम्मीदवार भी नहीं बने, तो क्या ऐसा संभव यहाँ मध्य प्रदेश में भी हो सकता है? कोशिश होगी। जिस तरह की चीजें चल रही हैं, देखिए केंद्र से कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और कैलाश विजयवर्गीय 8 बड़े नाम डाले गए हैं। ये 8 वो जो थे ये दाता थे, हाथ उठा के देने वाले थे, टिकट बांटने वालों में से थे। अब ये भिखारी बन गए और दरवाजे दरवाजे घूमेंगे। एकदम सिचुएशन बदली है। ये इन्होंने नहीं सोचा था कि ये चुनाव लड़ेंगे, वो भी विधानसभा का। तो सबके लिए कठिन परिस्थिति है। खासतौर पर नरेंद्र तोमर जी सबसे विश्वस्त माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होल्ड किए हैं। इतना बड़ा किसान मूवमेंट हुआ उसके बाद भी वो जहां के तहां रहे, तो उनकी हैसियत है। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्हें उतारा गया है उनके मुरैना क्षेत्र में, उसमें सिंधिया की बगावत के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें भी कांग्रेस जीत गई थी जी। और उसके बाद जब पुलवामा के बाद जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो मध्य प्रदेश में सब तरफ 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए का वोट का अंतर था जी। लेकिन नरेंद्र तोमर 1 लाख से कुछ ऊपर थे, तो मार्जिन बहुत नीचे था। और उसके आगे जो समस्या आई है वो है कि वो मुरैना के मेयर का भी चुनाव हारी है बीजेपी, और ग्वालियर जो उनके प्रभाव वाला वहां भी हारी है। तो चुनौती, बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव है, उनका सब कुछ है, लेकिन चुनौती छोटी नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए कि हारी हुई सीट पे जीतने के लिए भेजा तो केक वॉक नहीं होने वाला है। केक वॉक उनके लिए भी नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए किसी के लिए नहीं। प्रहलाद पटेल को छोड़ दीजिए, प्रहलाद पटेल को छोड़ दीजिए। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उदय प्रताप के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वहां इंटरनल समीकरण जो है उन पर बाद में बात करेंगे। वहां बीजेपी कांग्रेस की मिली भगत है, वो पुराने कांग्रेसी है, तो उनका रास्ता आसान अलग हो सकता है। अच्छा सर, लेकिन जैसे ये 8 दिग्गज तो मैदान में आ गए हैं, आपको क्या लगता है कि और भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के 29 में से 28 जीते थे वो पिछली बार, और भी उतारे जा सकते हैं क्या? क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जनसंघ के जमाने से कि इतनी बड़ी मात्रा में या मतलब सांसदों को विधायक के चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। नहीं, अब दरअसल क्या है कि पिछले बार का जो चुनाव हुआ 6-7 सीट से अंतर आया, 6 सीट से वोट इनके ज्यादा थे, कांग्रेस फिर भी वो बना गई, सरकार बना गई। आज की इनकी स्थिति यह है कि इनके पास वो हारी सीटें जिन पे सांसदों को और बड़े नेताओं को उतार रहे हैं, उनको जीतने की पूरी ताकत ये लगा रहे हैं और उसी लिए ये सब खेल कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जिन पर वो जीते हुए हैं उन पर भी स्थिति ठीक नहीं है, या हो सकता है उन्हें पता हो तो आने वाली जो सूचियां हो तो चेहरे बदले जाएं। ऐसे में चेहरे बदले जाएं तो हो सकता है जो विधायक हैं उनको कहा घर बैठो, और जो सांसद हैं उनको बुला के कहा जाए कि आप आइए चुनाव लड़िए, क्योंकि 28 सांसद हैं उनके पास, 7 उतर गए, अभी भी 21 बाकी हैं। तो ये किसी भी लेवल पे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और उनकी पॉलिसी को कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा सर, एक और सवाल ये है कि जैसे हमने कहा कि भाई ये जैसे रीजनल एस्पिरेशंस और ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स के जो एस्पिरेशंस होते हैं उसको अगर हम ध्यान में रखें कि भाई हो सकता है मालवा रीजन से अगर कैलाश विजयवर्गीय कैंडिडेट हैं तो पूरे मालवा के निमाड़ के लोगों को लगे कि भाई हमारे यहाँ का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। ग्वालियर चंबल डिवीजन के तोमर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां के तोमरों को और ग्वालियर चंबल के इलाके के लोगों को लग सकता है कि भाई वो मुख्यमंत्री बनते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा गया है सीनियर लीडर, तो ट्राइबल्स को ये बताना चाहें कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या ओबीसी गणेश सिंह और ये सब। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से रीजनल और सोशल एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये कर रही है, या ये सिर्फ? देखिए हेमंत जी, अगर भाजपा का नेतृत्व ये समझता है कि 7 जातियों के लोग उतार के और 7 के मुख्यमंत्री बना देंगे तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। बनेगा तो एक ही सर, बनेगा तो एक ही। और उस पब्लिक को ये पता है कि उनके सामने जो कैंडिडेट है वो कितना सीएम बनने वाला है, किस लेवल तक है। शायद दिल्ली का नेतृत्व ये भूल गया है कि अभी थोड़े दिन पहले तक प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी कहते रहे और ओबीसी करते हुए पूरा रामायण की तरह ओबीसी पढ़ा है। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम है। ऐसे में वो राजपूत, ठाकुर, बनिया, आदिवासी, महिला, ये सब लॉलीपॉप हैं। ग्रुप मजबूत किसका है, जातीय समीकरण किसके बड़े हैं, वो है ओबीसी के। और मध्य प्रदेश में 2003 से लेके
सिर्फ 15 महीने को कमलनाथ को छोड़ दो तो ओबीसी चीफ मिनिस्टर ही है। और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इतनी हिम्मत दिखाएंगे आज की परिस्थिति में कि ये कह दें कि ओबीसी चीफ मिनिस्टर होगा, और जीतने के बाद ओबीसी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा ये भी नहीं कह पाएंगे। तो ये बड़ा कठिन, ये मतलब ओपन खेल है कि सब समझ रहे हैं कि सब सीएम नहीं बन सकते, तो सीएम के लायक जो होगा वही चुना जाएगा। सब सीएम वो भी अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तब जाएगी और जीतेगी। हाँ। अच्छा सर, अब थोड़ा सा ये कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। बड़ा मजेदार बात है, मैं आपके सवाल को बीच में काट रहा हूं कि दुनिया में ये होता है कि बेटे को बाप की गद्दी मिलती है। बीजेपी पहली बार ऐसा कर रही है कि बाप को, बेटे को हटा के बाप की गद्दी पे बैठा रही है। मतलब उल्टा चल रहा है कि जहां एक तरफ तो लालकृष्ण आडवाणी और मुरलीधर जोशी जैसे लोगों को किनारे कर दिया, वहां बेटे की सीट खतरे में डाल के बाप को ला रहे हैं, छोटे भाई की जगह बड़े भाई को ला रहे हैं। ये जो जहां नरेंद्र तोमर के बेटे को लड़ना चाहिए था वहां तोमर साहब लड़ रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते का भाई जहां हारा था उनको दोबारा, तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये एक अलग तरह का प्रयोग है कि बाप बेटे को सौंपता है या बेटे से छीन के बाप को दे रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा मजाक में कांग्रेसी या बाकी लोग कह रहे हैं कि बेटे की शादी करने गए तो बाप दूल्हा बन गया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो बड़ा चुटकुला है कि रास्ते में चलते चलते पालकी में बेटे को उतार के बाप बैठ गया, जाके शादी वो करने वाला है। और ये इससे बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी हाईकमान हार से डरी हुई है, उसका ये प्रयोग हार से बचने के लिए है। अच्छा सर, जिस तरीके से आकाश विजयवर्गीय के समर्थक इंदौर से बसों में भर भर के भोपाल आए और उन्होंने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और कहा कि इंदौर 3 से सिर्फ वही जीत सकते हैं, उन्हीं को टिकट देना चाहिए, क्या आपको लगता है? पिछले कुछ दिनों तक तो कैलाश विजयवर्गीय घर घर जा रहे थे, इस तरह के लोगों को बोल रहे थे कि पार्टी के ही उम्मीदवार को आपको जिताना है, तो अब इसको आप क्या बगावत के देखें? देखो भाई, ये तो हम लोगों ने सबने देखा है कि आकाश विजयवर्गीय अच्छे बैट्समैन है, उनका बल्ला खूब चलता है। तो अगर उनके समर्थक कह रहे हैं, और जैसा उनके पिता 15 दिन पहले तक दावा करते थे, अजय है उनका बेटा, तो अचानक ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हार जाए। और जो उनकी टीम आई है तो कोई सोच समझ के, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पिता मैदान में 1 नंबर से और 3 नंबर से अगर उनके लोग चल के आ रहे हैं तो एक सामान्य बात नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के लिए टिकट मांगने इंदौर से भोपाल लोग आ रहे हैं और इसमें कैलाश की सहमति न हो, ये मानना बहुत मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश जी को टिकट तो दे दिया गया है, लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले दिन कहा, अब मैं कहां मांगूंगा, हाथ जोड़ूंगा, वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे और अभी भी नहीं लड़ना चाहते होंगे। पार्टी के सिपाही हैं तो हाँ कर दी, लेकिन ये सबसे बुरा उदाहरण होगा कि बेटे के टिकट काट के बाप को दिया जाए, ये इतिहास में दर्ज रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी मतलब पूरे मध्य प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल चुका है, लेकिन जो उनके बेटे जो सिटिंग विधायक हैं, देखना ये होगा कि क्या उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परिवारवाद पर अक्सर आक्रमण करती है, तो लगता तो नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में यदि उनको टिकट नहीं मिलता है तो कैलाश विजयवर्गीय और आकाश विजयवर्गीय के समर्थक क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आने वाले दिनों में ये भी देखने वाली बात होगी कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के कितने मंत्रियों का स्वास्थ्य खराब होता है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।